कल की क्लास में हमने आपसे बात की थी भारत की विषमताओं के बारे में, जिसमें हमने जियोमॉर्फिक यानी भू आकृतिक विषमता, जलवायु विषमता, मृदा विषमता और प्राकृतिक वनस्पतियों की विषमताओं के संदर्भ में आपसे बात की थी। आज हम बात करेंगे उन्हीं विषमताओं की कंटिन्यूटी में इकोनॉमिक डाइवर्सिटी की, यानी आर्थिक विषमताओं की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक बड़ा विशाल देश है और खनिज के दृश्य से, कृषि की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, नगरीकरण आदि की दृष्टि से इसमें अनेक क्षेत्रीय विषमताएं पाई जाती हैं। पहले हम बात करेंगे खनिजों के संदर्भ में। हम जानते हैं कि भारत में विशेष रूप से कुछ खनिजों की अपनी एक रूपता है, खासतौर से माइका आदि की और कोयला की। भारत में कोयला, तांबा, लोहा, माइका, फेल्सपार, जिप्सम आदि तरह की विषमताएं, आदि तरह के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिनका विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। कुछ जैसे भारत का बिहार और झारखंड, उड़ीसा राज्य है, जहाँ विशेष रूप से जिसे हम कहते हैं छोटा नागपुर पठारी एरिया, वो सारा एरिया ऐसा है जो खनिजों के एतबार से बहुत ही धनी है। वहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए बड़े बड़े भारत के जो लौह इस्पात उद्योग हैं उन एरियाज में, खासतौर से झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में स्थापित किए गए हैं। वहाँ लोहा और कोयला पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी तरह से अगर हम कोयला की बात करें, विशेष रूप से लिग्नाइट कोयला जो है वो यहाँ हमारे नेवेली में, तमिलनाडु में काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी तरह से और तमाम सारे कॉपर के जो खनिज हैं राजस्थान में बहुत पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, माइका बहुत पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, अन्य तमाम सारे खनिज हैं। तो हम कहते हैं कि इसमें भी एक अपार विषमता पाई जाती है खनिजों की दृष्टि से भी भारत में। अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में भी हम देखते हैं कि कई तरह की खेती की जाती है। कहीं जो है कमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है, कहीं जो है ग्रेन फार्मिंग की जाती है, कहीं ड्राई एग्रीकल्चर की जाती है, कहीं पशुपालन किया जाता है। तो जैसी हमारी जलवायु और धरातलीय दशाएं हैं उसके अनुसार यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। कुछ हमारे ठंडे एरियाज़ हैं जहाँ फलों की कृषि की जाती है। कुछ पहाड़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा पाई जाती है। वहाँ चाय और कॉफ़ी के भी, खासतौर से असम और तमिलनाडु राज्यों में उनकी भी कृषि की जाती है। इसी तरह से अधिकांश तटीय मैदानों में चावल की कृषि, और हमारा जो उत्तर भारत का विशाल गंगा का मैदान है वहाँ पर्याप्त मात्रा में, जैसा कि हम जानते हैं, बड़ी ही घनी कृषि की जाती है। और वो कृषि गेहूँ के उत्पादन में और चावल के उत्पादन में, गन्ना के उत्पादन में बड़ी प्रमुख है। इस तरह से हम देखें, उत्तर से जहाँ जम्मू और कश्मीर में सैफरन की खेती और सेब की खेती की जाती है, हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती की जाती है। दूसरी ओर उत्तर भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय जो पहाड़ियाँ हैं, खासतौर से नीलगिरी के वहाँ चाय की कृषि की जाती है। इसी तरह से जब हम महाराष्ट्र और गुजरात की बात करते हैं तो वहाँ चूँकि ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है, तो वहाँ जो है वो कॉटन की कृषि बड़ी विकसित स्तर पर की जाती है। राजस्थान को जब हम देखते हैं तो राजस्थान में ज्वार, बाजरा और अन्य प्रकार की कृषि यहाँ की जाती है। इसी तरह से अगर हम विषमताओं की बात करें तो औद्योगिक विषमता भी भारत में पाई जाती है। इसीलिए कई तरह के उद्योगों की पेटियाँ यहाँ स्थापित की गई हैं। जब हम बात करते हैं भारी उद्योगों की तो हम देखते हैं कि झारखंड, बिहार और उड़ीसा राज्य में भारी उद्योग पाए जाते हैं। भिलाई, जोधपुर, बोकारो, राउरकेला, जमशेदपुर, ये तमाम तरह के बड़े लौह इस्पात उद्योगों के केंद्र हैं। इसी तरह से जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो देखते हैं कि पूरा गुजरात राज्य और महाराष्ट्र कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भरा हुआ है। इसी तरह से जब हम वुलन टेक्सटाइल की बात करें तो देखते हैं कि पंजाब, जहाँ होजरी और वुलन के बड़े स्तर पर उद्योग स्थापित किए गए हैं। कई तरह के छोटे मोटे उद्योग देश के अन्य राज्यों में भी स्थापित हैं। तो हम देखते हैं तो जैसे सिल्क का काम है यूपी के बनारस में या दक्षिण में कर्नाटक राज्य में, तो अलग अलग तरह की विविधताएँ विद्यमान हैं उद्योगों के दृष्टि से, जहाँ लोगों को काफ़ी सारा रोजगार मिला हुआ है। फिर हम बात करें अगर विविधता में भारत की, तो नगरीकरण में भी पर्याप्त विषमता पाई जाती है। कुछ राज्य भारत के ऐसे हैं जिनमें अर्बनाइजेशन 30%, 40%, 50% के आसपास है।
कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें नगरीकरण कम है। तो बड़े बड़े जो नगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे, बेंगलोर जैसे, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े नगर, वो नगरीकरण का अपने आप में एक प्रतिरूप है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी ओवरऑल लगभग 31% पॉपुलेशन जो है वो नगरों में निवास करती है और 69% पॉपुलेशन गाँव में निवास करती है। तो इस तरह से नगरीकरण और ग्रामीण में भी विविधता पाई जाती है, और नगरीकरण की वजह से तमाम तरह की जो सुविधाएं, जो एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं नगरों में, उसमें भी क्षेत्रीय विषमता विद्यमान है। फिर हम बात करते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी की, यानी सांस्कृतिक विषमता, जिसमें हम रिलीजन, धर्म, भाषा, परंपराएं, त्यौहार और खाने पीने की जो आदतें हैं, जो लोगों की हैबिट्स हैं, उनमें विविधता पाई जाती है। भारत कहा जाता है कि तमाम सारे विश्व के बड़े धर्मों की जन्मस्थली है। यहाँ जो है हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन, बौद्ध, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पारसी, तमाम सारे धर्म पाए जाते हैं, और उनके बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी दरगाहें, बड़े बड़े गुरुद्वारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया के अन्य देशों से भी लोग यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। हमारा पूरा उत्तर भारत जो है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसी तरह से तमाम सारे शंकराचार्य के जो धाम हैं, जो मठ हैं, वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया और ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी बड़ी दरगाहें जो पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके लिए भी लोग आते हैं। इसी तरह से जो गोल्डन टेम्पल है पंजाब का, जो सिख धर्म के लोग हैं, उनका बड़ा तीर्थ धार्मिक स्थल है, वहाँ लोग आते हैं। तो इस तरह से धार्मिक विविधताएँ भी यहाँ बड़ी पाई जाती हैं। भाषा, यहाँ माना जाता है कि 250 से ज़्यादा भाषाएँ भारत में बोली जाती हैं। तो यहाँ कई तरह की भाषाएँ हैं, और भाषाओं के आधार पर ही हम जानते हैं मूल रूप से भारत के प्रदेशों का विभाजन किया गया था। तो चाहे वो हिंदी भाषित राज्य हो उत्तर के, चाहे वो कर्नाटक का कन्नड़ भाषा के इलाका मलयालम हो, आंध्र की तेलुगु हो, तमिलनाडु की तमिल हो, पंजाब की पंजाबी हो, गुजरात की गुजराती हो, महाराष्ट्र की मराठी हो, भाषाओं में तमाम तरह की विविधताएँ पाई जाती हैं, जो भारत के एक गुलदस्ते के रूप में है। जैसे एक गुलदस्ते में विभिन्न तरह के फूल होते हैं, उसी तरह से भारत रूपी गुलदस्ते में ये अनेक भाषाएँ अलग अलग फूलों के समान होती हैं। अगर हम परंपराओं की बात करें तो क्षेत्रीय विषमता इसमें विद्यमान है। कहीं जो है वो परंपराएं किसी तरह की शादी ब्याह की हैं उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कहीं हैं, कश्मीर की कुछ और हैं, नॉर्थ ईस्ट की कुछ और हैं। इसमें भी नगरीय क्षेत्रों की अलग परंपराएं, ग्रामीण क्षेत्रों की अलग परंपराएं और आदिवासी क्षेत्रों की अलग अलग तरह की परंपराएं पाई जाती हैं, और बड़ी यूनिक परंपराएं हैं, जिनको देख के ऐसा लगता है कि भारत कितना धनी है परंपराओं के मामले में। इसी तरह से कई सारे मज़हब के अनुसार यहाँ तीज त्यौहार भी मनाए जाते हैं, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो ओणम हो, चाहे वो और तरह के फेस्टिवल्स हों, बैसाखी हो। तो जैसे जैसे धर्म है, जैसे जैसे क्षेत्र है, जैसे जैसे इलाके हैं, उन इलाकों के अनुसार, उन धर्मों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के यहाँ तीज त्यौहार भी मनाए जाते हैं, और इस तीज त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ, बड़े नाच गाने के साथ मनाए जाते हैं। हम देखते हैं कि होली में क्या लोग मस्ती करते हैं, दीपावली में लोग अपने धन की और लक्ष्मी की पूजा करते हैं, चिराग जलाते हैं, ईद में लोग सेवइयाँ बनाते हैं, दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसी तरह से जो क्रिश्चियनिटी का क्रिश्चियन डे जो आता है वो, इसी तरह से गुड फ्राइडे, कई तरह के जो धर्म है उसी तरह के तीज त्यौहार भी हैं। और ख़ासतौर से जनजातियों के जो त्यौहार हैं बड़े ही यूनिक होते हैं, बहुत ही अलग तरह से मनाए जाते हैं। तो भारत विविधताओं से भरा हुआ है। अगर हम देखें तो फूड हैबिट्स में भी विविधता पाई जाती है। तो इसमें कई बार धार्मिक आधार पर फूड हैबिट में विविधता होती है, कई बार क्षेत्रीय आधार पर फूड हैबिट में विविधता होती है, कई बार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के रूप में भी विविधता पाई जाती है। जो आमतौर पे चावल उत्पादक क्षेत्र है, वहाँ चावल खाने वाले ज़्यादा लोग हैं। पश्चिमी भारत में जहाँ गेहूँ का उत्पादन ज़्यादा होता है, वहाँ अधिकांश लोग गेहूँ यानी रोटियाँ खाते हैं। इसी तरह से जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन हैबिट है, वो काफ़ी सारे लोग यहाँ नॉन वेजिटेरियन हैं। तो स्थानीय खासतौर से फिश ईटिंग वाले जो लोग हैं, या जो है वो फ्लैश ईटिंग वाले लोग हैं, तो तमाम तरह की जो फूड हैबिट्स उनमें अलग अलग पाई जाती है। साउथ में अगर हम जाएँ, बड़ी यूनिक फूड हैबिट है साउथ की। वहाँ जो है खासतौर से इडली, सांभर, डोसे, वड़े और तमाम तरह की चीज़ें हैं, और केले के पत्ते पे खाए जाने वाला ये सब चीज़ें हैं। तो ये हम देख रहे हैं बहुत सारी विविधताएँ पाई जाती है।
लास्ट अगर हम बात करें इसी तरह से तो विविधताएं जो है वो हाउस बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर में भी, यानी भारत में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जिन मटीरियल्स के मकान बने होते हैं उसमें विविधता पाई जाती है। कहीं घास फूस के मिट्टी के मकान, तो कहीं कंक्रीट के मकान, कहीं लोकल ईंट के बने हुए मकान पाए जाते हैं और उनके आर्किटेक्चर में भी बड़ा अंतर होता है। हिली एरियाज में जो छत होंगे वो ढालू होंगे और इसी तरह से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जो कंक्रीटाइज मकान है वो बिल्कुल प्लेन होंगे। राजस्थान में अगर हम देखें तो वहाँ ज़्यादातर जो भी घर हैं उनके दरवाजे पूरब की तरफ होंगे, क्योंकि पश्चिम की तरफ से रेत भरी हवाएं आती हैं, उनके घरों में घुसे नहीं, तो वो बिल्कुल अलग होगा। और हमारे जितने मंदिर हैं, जितने किले हैं, उन और जितने महल हैं, उनके अगर हम आर्किटेक्चर देखें तो बहुत ही यूनिक है। किसी में पर्शियन, किसी में जो है वो ईरानियन, किसी में जो है वो सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर, कहीं भी यूरोपियन आर्किटेक्चर, ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो पाई जाती हैं विविधताएँ। तो अगर हम देखें तो घरों के टाइप्स में, उनके बसावट में, उनके इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों में और उनकी आर्किटेक्चर में पर्याप्त विविधताएँ पूरे भारत में पाई जाती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम भारत की अनेकता की बात करें तो तमाम तरह की अनेकताएँ हैं और भारत एक ऐसा महासागर है जिसमें विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशंस, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, विभिन्न प्रकार की भाषाएँ, विभिन्न प्रकार के जातियाँ, धर्म के लोग ऐसा समाये हुए हैं कि लगता है कि एक बड़ा गुलदस्ता है भारत और विषमताओं से परिपूर्ण है। तो इस तरह से हमने बात की कई तरह की भौतिक विषमताओं की, जलवायु विषमताओं की, मृदा विषमताओं की और प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित विषमताएँ, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित विषमताएँ, इसी तरह से सांस्कृतिक विषमताएँ पर्याप्त मात्रा में भारत में पाई जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत विविधताओं का देश है, भारत विषमताओं का देश है, भारत अनेकताओं का देश है, भारत इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़। तो आज हम ये बात यहीं खत्म करेंगे। कल अपना लेक्चर हम शुरू करेंगे कि इन तमाम सारी डाइवर्सिटीज़ के साथ इसमें यूनिटी क्या है, एकता क्या है, उसके बारे में हम कल आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।